अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के ऑप्शन पे मूव कर रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 12 का ये ऑप्शन है। मैंने जैसे कि कई बार बताया आपको कि ऑप्शन के क्वेश्चन को हम इसलिए कर रहे हैं, अभी यहाँ पर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें आइडिया एनरिच हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा लॉजिक इम्प्रूव हो, सो दैट हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर पाएँ। और वहाँ पर फिर ऑप्शन जब मिलेगा तो जो ईजी होगा वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो जब ऑप्शन भी आता रहेगा तभी हम वहाँ पर चॉइस को मतलब एंटरटेन कर पाएंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन में है क्या, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन एक्स वाई सच दैट 0 इज लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू √3x एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, इस तरह का है। तो यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक इन इक्वेशन है, इन इक्वेशन एक लाइन बन रही है और ये इन इक्वेशन है जिससे कि एक सर्कल बन रहा है, ये सर्कल का इक्वेशन दिख रहा है। तो ये जो दो इन इक्वेशन दिए हुए हैं इससे हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, मूव करते हैं। जैसे कि मैंने इससे पीछे वाले क्वेश्चन में जब हम क्वेश्चन नंबर 12 का मेन क्वेश्चन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस में हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें इंटरसेक्शन पॉइंट सही से फाइंड हो, फिर तो सॉल्व हो जाता है। तो चलिए अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन 12 को देखते हैं कि ये जो ऑप्शन का क्वेश्चन है, राइट। तो ऑप्शन इसमें सबसे पहले जो हमारा इक्वेशन बनेगा, ओके, गिवन इन इक्वेशन वी गेट y इक्वल टू √3x एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन हमें मिल रहा है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। यानी कि हमने देखा कि दो इक्वेशन हमें मिल गया। ये किसके हेल्प से मिला, जो हमें दिया हुआ है। इनइक्वालिटीज़ हमें यहाँ पर जो हमें गिवन था, जब आपको पता है कि लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू लगा है, तो इसको बोलते हैं इन इक्वेशन, ओके। तो इन इक्वेशन के हेल्प से हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने फाइंड कर लिया एक तरह से इक्वेशन। हमने लेस देन को हटा के इक्वल टू कर दिया, बिकॉज तभी तो हम डायग्राम बना पाएंगे। तो हमने एक इक्वेशन बना लिया y इक्वल टू √3x, एक इक्वेशन बना लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ गिवन इन इक्वेशंस, ओके। तो हमें अब इसको क्या करना है, तो हमको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 2, हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, इससे हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड हो जाएगा। तो हम y की वैल्यू √3x वहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस y की प्लेस में हम √3x पुट करते हैं, y स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 4। इसको थोड़ा और फर्दर प्रोसीड करते हैं, तो 4x स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच, 4 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड दैट इज x इक्वल टू, ये हो गया आपका +-1, हमें x मिल गया, ठीक है। तो x की वैल्यू +-1 मिला। अब यहाँ पे हम केसेस तैयार करते हैं कि व्हेन x इक्वल टू 1, ओके, व्हेन x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1 जब यहाँ पुट करेंगे तो y कितना मिल रहा है, y इक्वल टू मिल रहा है हमें √3। तो पॉइंट क्या बनेगा, इससे हमें पॉइंट क्या मिलेगा, इससे मुझे पॉइंट मिलेगा 1, √3। ये पहला इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और जो दूसरा पॉइंट देखिए, व्हेन x इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -√3। पॉइंट क्या बनेगा, इससे पॉइंट बनेगा -1, -√3, राइट। चेक कर लीजिए। तो हमने क्या किया, ये सारे वैल्यू कहाँ पुट किया, ऊपर के इक्वेशन में। x की वैल्यू हमारे पास +-1 था, जब -1 पुट किया, यहाँ पे देखिए, जब x की वैल्यू -1 यहाँ पुट करेंगे तो -1 पुट करते ही क्या होगा, y की वैल्यू -√3, तो ये -1 -√3 और 1√3। तो ये जो आपको मिल गया ना, समझ लीजिए कि आप जो डायग्राम बनने वाला है उस डायग्राम का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या मिला, देखिए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमें हेल्प मिल जाएगा
और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जो डायग्राम है उस डायग्राम में दो चीज़ है यहाँ पर, एक तो सर्कल है और दूसरा लाइन है। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल चुका है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन में हमारा कंटिन्यूड है। तो यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वी गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन as 1, √3 and -1, -√3। ये हमें मिल गया। तो 1, √3 एंड -1, -√3। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम जैसे ही बनेगा फिर हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए डायग्राम बनाना बहुत ही इजी है। अब यहाँ पे इसमें यदि आप डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो हमें होना ही चाहिए, राइट। लिया और एक सर्कल ड्रॉ होगा, सर्कल ले लिया। ये सर्कल में हमको रेडियस क्या लेना पड़ेगा। अब गौर से देखिए, जो x² + y² = 4 था, तो सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² + y² = r²। तो 4 2a², तो इसका रेडियस 2 हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि मैं इसको देखूं तो ये इस तरीक़ा से जाने वाला है, 0 1 2, इधर ये हो जाएगा -1 -2, इधर भी आप देख लीजिए। डायग्राम चूँकि मैनुअली बना रहे हैं तो थोड़ा सा कुछ पॉइंट आगे पीछे हो तो टेंशन नहीं, बट आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही शो करना है जो है। तो 1 और यहाँ पे 2, फिर इधर भी देख लीजिए -1, ये वाला पॉइंट है हमारा, -2। तो इस तरह से ये जाहिर सी बात है कि सर्कल का रेडियस हमें दिमाग याद रखना है कि 4 है तो 2a², तो रेडियस इसका 2 होगा। सर्कल का रेडियस 2 लेना है। अब इस सर्कल से हमें ये देखना पड़ेगा कि हम एक लाइन जो जाएगा तो वो कौन सा लाइन है, वो लाइन है y = √3x। तो यदि आप थोड़ा सा रफ कर लिया जाए, देखिए y = √3x को गौर से देखिए, इसका नेचर कैसा है। y = √3x का जो नेचर है वो इस तरह से है कि यदि मैं x = 0 पुट करता हूँ यहाँ पर, तो y भी क्या होगा, 0। देखिए x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y भी क्या होगा, 0। और दूसरा चीज़, x की जगह पर जब 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, x की वैल्यू जब 1 पुट करता हूँ तो y क्या होगा, √3। तो इस तरह से हमें ये पता चल गया कि यदि ये लाइन होगा y = √3x तो इन दोनों पॉइंट से पास करेगा, 0 0 से भी पास करेगा और इधर किससे पास करेगा, 1, √3 से भी पास करेगा। ये दो पॉइंट है, 0 0 से पास करेगा और किससे पास करेगा, 1, √3 से पास करेगा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैं किसकी बात कर रहा था, ये मैं बात कर रहा था लाइन का। ये जो y = √3x लाइन है, y = √3x, ये लाइन इन दो पॉइंट से पास करेगा, 0 0 से पास करेगा और 1, √3 से पास करेगा। तो हम एक ऐसा लाइन बनाते हैं, देखते हैं कि लाइन कैसे पास करेगा। तो आप देखिए, तो 0 0 तो डेफिनेटली ये ओरिजिन है, यहाँ से लाइन पास करेगा ही करेगा। ओके, लाइन यहाँ से पास करना ही है। तो पहले नंबर पे तो हमारा ये हो गया कि ये यहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। और दूसरा, जब ये पास करेगा तो यहाँ पर हमने देखा कि ये लाइन 1, √3 से पास करेगा। तो 1, √3 का मतलब क्या, वो पॉइंट कहाँ होगा, देखिए 1 ये जा रहा है हमारा, और √3 जहाँ भी आएगा वो 2 से थोड़ा कम होता है, बिकॉज √3 की वैल्यू होती है 1.7। तो जस्ट आप ये सोच सकते हैं कि ये यहाँ से टच करता हुआ, ये यहाँ अराउंड दिस, राउंड फिगर लाइक दिस, यहाँ से टच करता हुआ जाएगा। और यदि मैं ऐसे लाइन को खींच दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इस तरह से लाइन होगा। और इस लाइन को आप थोड़ा सा देखें, थोड़ा बहुत यदि मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग कर लेंगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और ये लाइन हमारा किसका है, ये लाइन क्लियरली मेरा y = √3x का लाइन है।
ये y इक्वल टू √3x का लाइन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये 0 0 से तो पास कर ही गया ये लाइन, और 1, √3 से भी पास कर रहा है। 1, √3, आप देख सकते हैं कि यदि x की वैल्यू यहाँ से 1 होगी और ये √3 होगी तो ये सेटिस्फाई करेगा। अब हम दूसरा चीज़ देख लेते हैं कि जो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला था, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी यहाँ पे सुटेबल है। देखिए 1, √3, तो 1, √3 का मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है वो 1, √3 ही तो है। ये जो पॉइंट है 1, √3 है और ये टच भी कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और दूसरा पॉइंट ये है, देखिए इस पॉइंट को भी देख लीजिए, तो ये पॉइंट भी आप देख सकते हैं। तो ये क्लियरली देखिए यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा इसको आप सेट कर सकते हैं -1 को, तो आप थोड़ा सा इसको सेट कर सकते हैं कि ये जो -1 है यहाँ से आ रहा है, राइट, तो ये पार्ट आ रहा है और ये इसको टच कर रहा है। तो ये वाले पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं? इस वाले पॉइंट को लिख सकते हैं, ये वाला जो पॉइंट है ये है -1, -√3, ये वाला पॉइंट, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं कि हमने लिखा -1, -√3। थोड़ा मैं फ्रेश करके लिखता हूँ इसको। ओके, तो ये देखिए अब यहाँ पे हमारा ये हो चुका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, चूँकि सबसे इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन में, इसलिए इसको दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने लिखा -1, -√3, ये पॉइंट है और इस वाले पॉइंट को बोलते हैं। तो हमारे पास जो दो पॉइंट था -1, -√3, अब देख लीजिए सर्कल और लाइन एक बार टच कर रहा है जब नेगेटिव एक्सेस में, तो -1, -√3 पे टच कर रहा है लाइन और सर्कल एक दूसरे को, और जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच कर रहा है तो ये 1, √3 पर टच कर रहा है। चलिए अब ये हमारे पास ऑप्शन ये आ रहा है कि हमारा एरिया कौन सा हुआ जिसको हमें फाइंड करना है। तो एरिया क्लियरली दिख रहा है कि ये जो पार्ट है ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया है। ओके, ये रिक्वायर्ड एरिया है, हमें ये फाइंड करना है। यही मेन मेरा टारगेट है इस क्वेश्चन में। फाइन, ये मेरा टारगेट है, इस एरिया को फाइंड करना मेरा टारगेट है, और इसको हम फाइंड करेंगे तो उसके लिए एक चीज़ हमें दिख रहा है कि दो टाइप का यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि एक जो आप देख रहे हैं जो राइट साइड वाला पार्ट है ये बिल्कुल सर्कुलर पार्ट है, ठीक है, और जो दूसरा लेफ्ट साइड का पार्ट है वो हमारा स्ट्रेट लाइन का पार्ट है। तो दो नेचर बन रहा है यहाँ पर। तो हम क्या कर लेंगे, हम यदि इसमें परपेंडिकुलर लाइन एक ऐसा ड्रॉ कर लें, ये लाइन, और यहाँ पर तो इसको हमने ओ ले ही रखा था, ओ, इसको ए, इस पॉइंट को बी मान लीजिए और इसको सी मान लेते हैं। सपोज़ हमने पॉइंट कर लिया, 3 पॉइंट्स अलग अलग सपोज़ कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या है। यहाँ पर यदि कोई बात करता है रिक्वायर्ड एरिया, ओके, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू शेडेड पोर्शन, यही है हमारा शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ये बोल सकते हैं। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, है कि नहीं बताइए। रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या है, रिक्वायर्ड एरिया है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हमारा कौन है, ए ओ सी, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन दैट इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ओ ए सी, ओ ए सी। इसको ब्रेक डाउन करते हैं, एरिया ऑफ ओ ए सी को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। तो एक पार्ट हो जाएगा एरिया ऑफ ओ ए बी, एरिया ऑफ ओ ए बी। दूसरा पार्ट क्या होता है, देखिए एरिया ऑफ ए सी बी, एरिया ऑफ ए सी बी। ओके, चलिए अब इसको हम कैलकुलेट करें तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, ये देखिए पहला वाला जो इंटीग्रल बनेगा यहाँ पर ओ ए बी वाला एरिया बनेगा, इसमें आपको लाइन सपोर्ट करेगा क्योंकि जो फर्स्ट एरिया है ओ ए बी, इसमें लाइन इसको इसका जो ग्राफ है वो लाइन इसको सपोर्ट कर रहा है, राइट। तो इसमें जो ग्राफ आ रहा है वो लाइन का आ रहा है, स्ट्रेट लाइन का आ रहा है। तो इसमें y इक्वल टू कितना है, √3x, इसमें यहाँ पे आपको आ जाएगा √3x dx, और इसके लिमिट क्या बनेंगे, देखिए इसके लिमिट बनेंगे 0 to 1, 0 to 1, प्लस जो सेकेंड नंबर का है
सेकेंड नंबर में जो है आ रहा है, देखिए क्लियरली जो दूसरा जो एरिया है ACB, तो ACB के एरिया में आपका सर्कुलर पार्ट ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ACB एरिया को सर्कुलर पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फंक्शन इसका सर्कल हुआ। तो इसका जो सर्कुलर है तो इसका y पार्ट आप देखिए कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका y पार्ट यहाँ से फाइंड होगा। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका लिमिट कितना होगा 1 to 2, सामने में दिख ही रहा है 1 to 2। ये पार्ट हमारा 1 है और ये 2 है, तो 0 से 1। अब बस कुछ नहीं, इस दोनों इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करिए और आपका रिजल्ट आपके पास है। कैलकुलेशन पार्ट बच गया। हम डायग्राम को नहीं मिटाएंगे बिकॉज डायग्राम आपको अभी भी सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। तो हम सिर्फ उस पार्ट को मिटाते हैं जिससे हमें कोई डिस्टर्ब ना हो। ओके, आई थिंक क्वेश्चन भी क्लियर है, तो हम लोग क्वेश्चन को भी मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब इसको इंटीग्रेशन आप देखिए, यदि आप लोग को लगता है कि आप खुद सॉल्व कर सकते हैं तो वेरी वेरी वेलकम, आप खुद से करें। और कैलकुलेशन पार्ट मैंने खुद भी बोला है कि कैलकुलेशन पार्ट तो आपका खुद ही होना चाहिए। तो डेफिनेटली यू आर एबल टू डू दिस, आई नो कि आप सब लोग कर सकते हैं, फिर भी स्टिल मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं करके दिखाऊँ। तो देखिए अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट यदि करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा। मैं इसको I1 मान लेता हूँ, राइट। एरिया है, ये एरिया फाइंड हो रहा है, तो एरिया इक्वल टू, तो ये जब एरिया हम फाइंड कर रहे हैं तो एरिया इक्वल टू, यहाँ पर सिंपल सी बात होगा कि हम इसको I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो I1 हमारा क्या हो रहा है, देखिए 0 to 1 रूट 3x dx। ठीक है, सिंपल बात है। एक बात बताइए, जब हम रूट 3x dx का करेंगे तो रूट 3 तो कांस्टेंट बाहर ही हो जाएगा, x का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 0.2 भी बाहर हो जाएगा, तो रूट 3/2 बाहर ही हो गया। और अंदर में क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर बच रहा है ओनली, तो एक्स स्क्वायर लोअर लिमिट 0 and 1। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो रूट 3/2। इसको सॉल्व करते हैं। एक बार आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर 1 ही होगा, 0 पुट करेंगे है ना, एक्स स्क्वायर की जगह पे 0 पुट करेंगे, एक्स के प्लेस पे 0, 0 स्क्वायर 0, तो फाइनली आपका रूट 3/2 आ रहा है। तो यानी कि I1 तो बहुत ही इजीली फाइंड हो गया। अब हम I2 पे आते हैं, राइट। तो इस तरह से हमने I1 कर लिया, I1 की वैल्यू फाइंड कर लिया, I1 इक्वल टू रूट 3/2। और अब हम I2 फाइंड करने वाले हैं। तो I2 हमारा है क्या, तो I2 इक्वल टू है इंटीग्रल लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये जो इंटीग्रेशन है स्पेशल फॉर्म होता है इसका, तो स्पेशल फॉर्म हम पहले लिख लेते हैं। ये होता है इंटीग्रल रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका रिजल्ट होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है हम लोगों को। इस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 रूट सेम पार्ट आता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा और हम इसको यूज़ करते हैं। तो यूज़ कैसे करेंगे, देखिए I2 इक्वल टू पूरा ही आप लगाइए एक बार ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर बाई 2, राइट। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 एज इट इज़ ही रहेगा, रूट a स्क्वायर माइनस स्क्वायर की जगह पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस a स्क्वायर बाई 2 मीन्स व्हाट, a स्क्वायर यहाँ पे 4 काम कर रहा है 4/2। तो यदि मैं a स्क्वायर बाई 2 डालूंगा तो a स्क्वायर की जगह पे 4 आ रहा है, राइट। तो 4/2 मीन्स 2 हो जाएगा, ये डायरेक्टली 2 लिख देते हैं। साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स x बाई ए मीन्स व्हाट, x तो x ही है और a की जगह पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है और 1 2 2। अब इस इंटीग्रल को हम सावधानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए एक बार आप पूरे ब्रैकेट में पुट करेंगे 2 अपर लिमिट एंड माइनस लोअर लिमिट, चलिए डाल देते हैं वैल्यू।
जब हम 2 पुट करते हैं तो देखिए ये तो खैर ठीक है 4/2 2 आ रहा है, बट यहाँ पे जब रूट के अंदर में 2 आएगा तो 4 - 0, तो ये पूरा पार्ट 0 हो रहा है, तो 0 प्लस जब हम यहाँ पुट करेंगे तो x के जगह पे 2 डालेंगे, 2/2 1 हो रहा है। साइन इनवर्स 1 क्या होता है, देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स 1 को हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है साइन इनवर्स 1 के प्लेस पे हम डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं, साइन π/2, क्योंकि साइन 91 होता है, राइट। तो इसको फाइनल रिजल्ट निकालेंगे इन्वर्स फंक्शन के हिसाब से तो π/2 आ जाएगा। तो हम साइन इनवर्स 1 का रिजल्ट क्या होता है, π/2। तो जब हमने 2 पुट किया था यहाँ पर, तो 2 पुट करने पर ये आ रहा था π/2, जब यहाँ पे पहले से 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो पाई आ गया, 0 + π। ये हमारा रिजल्ट हो गया जब 2 डाला था तो, ठीक है। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद अब हम फाइनली इसको देखते हैं कि जो नेक्स्ट पार्ट है माइनस लोअर लिमिट वाला पार्ट, क्योंकि इस कंप्लीट में हमने 2 डाल दिया, अब इस कंप्लीट में हम 1 डालेंगे माइनस करके, क्योंकि अपर माइनस लोअर होता है। जब 1 पुट करते हैं तो क्या होगा, देखिए 1² 1/2 रूट 1 पुट कर रहे हैं, √3 एंड देन प्लस यहाँ पे इसको फिर से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। जब हम 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 एंड 1/2 आप देखिए यहाँ पे जब ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, साइन इनवर्स 1/2 होता है साइन 30 डिग्री, साइन 30 मीन्स साइन π/6, राइट। तो ये फाइनल रिजल्ट π/6 आ रहा है, तो यहाँ पे π/6 आ रहा है। तो ये जब मैं 1 पुट करूँगा तो 1 पुट करने पर हमें जाहिर सी बात है यहाँ पे नंबर दिख रहा है कि इस पूरे का एक्सप्रेशन का रिजल्ट π/6 आ रहा है। जब π/6 हम यहाँ डालेंगे तो 2 से कैंसिल भी हो रहा है, राइट। तो 2 से कैंसिल होगा तो क्या आएगा, π/3, ये पार्ट हो गया π/3। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई माइनस, देखिए √3/2 एंड ये ध्यान रखना है कि ये माइनस दोनों को हिट करेगा, तो -√3/2 एंड -π/3, ये आपको किसका वैल्यू निकला, I2 का, ठीक है। अब ये मुझे फाइनल रिजल्ट निकालना है I, तो I क्या था, I1 + I2। I1 हमारा कितना था, √3/2, और अभी I2 कितना निकला, प्लस पाई -√3/2 -π/3 हो गया, ओवरऑल ख़त्म है। और ये कैंसिल हो रहा है, देखिए, तो √3/2 से -√3 कैंसिल हो गया, पाई -π/3। तो फाइनल आंसर जो हमारा आ रहा है रिक्वायर्ड एरिया, ओके, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू पाई -π/3 को सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, करके देख लीजिए। पाई -π/3 को ओरली करते हैं तो ये हो जा रहा है आपका 2π/3। दिस इज़ द फाइनल आंसर। स्क्वायर यूनिट्स एरिया है तो आप लिख सकते हैं, दिस इज़ फाइनल आंसर हमारा हो गया 2π/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन भी कर लिया। ऑलमोस्ट हमारा ये इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर ख़त्म होने को जा रहा है, सिर्फ 2 क्वेश्चन अब बचे हुए हैं, बहुत जल्दी हम इसको ख़त्म करेंगे। तो वॉच करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी रिवीजन भी बहुत अच्छी हो रही है। और बस हम यही कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी तक यदि नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और कोई सजेशन देना है तो आप सजेशन दीजिए, लाइक करिए, वीडियोज़ को लाइक दीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर तो ज़रूर करिए ताकि और भी फ्रेंड्स को पहुँच जाए। और डेफिनेटली हम लोग अभी 3 दिन में बहुत कुछ करने वाले हैं। 4 जून, 5 जून, 6 जून में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले मैं शेयर करूंगा अब आपको, ताकि कम से कम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मिल जाए। आंसर हम जितना कर पाएंगे हम करते रहेंगे। और डेफिनेटली मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम 3 दिन में और भी आपको देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं और सभी क्वेश्चंस को आप लिख कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न करेंगे तो आपका डेफिनेटली प्रैक्टिस होगा ही होगा। और प्लानिंग मैंने पहले भी बोल दिया था, स्ट्रेटजी में फिर बता रहा हूँ कि आप लोग भूल से भी सेक्शन ए से मत स्टार्ट करिए या बी से नहीं करिए। ये मेरा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है जो कि मैं आपको एकदम शेयर कर रहा हूँ। एक्सपेरिमेंटेड स्ट्रेटजी है, हज़ारों स्टूडेंट्स में मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, सब ने फुल स्कोर किया है, सभी स्टूडेंट्स ने 100% स्कोर करके हमें दिया है। और मोर देन 95% तो खैर बहुत हज़ारों स्टूडेंट्स का आए हैं।
तो आप बस ये कर सकते हैं कि आप सेक्शन सी से स्टार्ट करिए, बिकॉज 4 क्वेश्चंस एंड 16 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो 4 क्वेश्चंस आप पहले कर लीजिए, सेक्शन सी ख़त्म कर डालिए, फिर आपको जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी पे आ जाइए। सेक्शन बी में भी आपको 4 ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं और 4 क्वेश्चन पे 12 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद सेक्शन ए पे जाइए लास्ट में, जो कि 6 क्वेश्चन मिलेंगे और 12 मार्क्स होंगे। तो आप देखिएगा कि आपका कभी ऐसा कंडीशन नहीं आएगा कि आता हुआ क्वेश्चन टाइम के कारण छूट गया। तो क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन भी कभी कभी टाइम के कारण छूट जाता है, बिकॉज सेक्शन सी को यदि आप चाहेंगे कि हम 5 मिनट में कर लेंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बिकॉज लेंदी होता है, डायग्राम होता है, कैलकुलेशन होता है। तो आपको यदि फुल में फुल मार्क लेना है, 40 में 40 लेना है, तो कभी कभी इंटेलिजेंसी से सिर्फ काम नहीं चलेगा। 40 में 40 लेना है तो आपको इंटेलिजेंसी के साथ साथ बुद्धि भी लगाना पड़ेगा, और बुद्धि यही है कि डू सेक्शन सी फर्स्ट, उसके बाद सेक्शन बी पे आ जाइए, एंड देन लास्ट में सेक्शन ए को फिनिश करिए, एंड थोड़ा टाइम बच सकते तो रिवीजन के लिए रखिए। देखिए फुल मार्क्स आएंगे। ऑल द बेस्ट। मैं आलोक नाथ झा आपको फिर सपोर्ट करने के लिए आऊँगा और मैथमेटिक्स को एंजॉय कराते रहेंगे। मैथमेटिक्स आपको एकदम स्पोर्ट की तरह सीखना है, और देखिए फुल में फुल आने के साथ साथ नॉलेज भी खूब बढ़ाना है। थैंक यू। सो मूविंग ऑन क्वेश्चन 13, ओके। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है सैम्पल पेपर का, काफ़ी क्लोज में हम लोग एंड करने को। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखते हैं। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1 to 0 अपॉन द प्लेन दिस x minus 3y plus 2z equal to 9. Hence find the distance of the point this 1 to 0 from the given plane. क्वेश्चन क्लियर है, हमें प्लेन का इक्वेशन गिवन है, हमें एक पॉइंट गिवन है कि उस पॉइंट से प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। तो एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट है आपका 1 to 0। इस पॉइंट से मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, किस प्लेन पर, इस प्लेन पर। और ये बोल रहा है कि आपको ध्यान से देखना है कि ये जो 1 to 0 पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो हमें फाइंड क्या क्या करना है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 to 0 फ्रॉम द गिवन प्लेन। तो देखिए डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया उस पॉइंट से हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। किसका? उस परपेंडिकुलर का। तो हमें परपेंडिकुलर का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें फुट का पॉइंट चाहिए। जो परपेंडिकुलर का जो फुट होगा उस फुट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, परपेंडिकुलर जो खींचा गया है, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया गया, उस परपेंडिकुलर का फुट फाइंड कर लेंगे। और जैसे ही परपेंडिकुलर का फुट हमें मिलेगा तो एक पॉइंट फुट मिल गया और दूसरा पॉइंट हमें गिवन है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ परपेंडिकुलर। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन, the equation of the line, okay, the equation of the line perpendicular to the plane, perpendicular to the plane। कौन सा प्लेन? जो गिवन है हमें, x minus 3y plus 2z equal to 9. Okay, the equation of the plane perpendicular to the plane, the equation of the line perpendicular to the plane x minus 3y plus 2z equal to 9 from, कहाँ से? From the point, point भी हमें given है, from the point 1 to 0, 1 to 0 is, क्या होगा यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ये बनेगा x माइनस 1, ये जो पॉइंट है 1, तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये जो x का कोफिशिएंट है, तो 1 इक्वल टू, फिर से देखिए वहाँ 2 है तो y माइनस 2, यहाँ पे y का कोफिशिएंट माइनस 3, तो माइनस 3 इक्वल टू z माइनस 0, तो z माइनस 0 मीन्स z ही होगा, कोई बात नहीं। और यहाँ पर देखिए z का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 2, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ये x माइनस 1 बाई 1 रहने देते हैं, x माइनस 1 बाई 1 इक्वल टू y माइनस 2 बाई माइनस 3, y माइनस 2 y माइनस 2 बाई माइनस 3 इक्वल टू z बाई 2
इक्वल टू लेमडा, ये यहाँ पे हमने सपोज कर लिया। ये इक्वेशन किसका है? ये इक्वेशन है उस लाइन का जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया गया है, लेमडा को सपोज किया, यहाँ पे लेट लिख देते हैं, लेट, ओके। अब क्या होगा, यदि आप इसको सॉल्विंग कर देते हैं, सॉल्विंग करने पे क्या हो रहा है, x की वैल्यू निकालिए, तो x इक्वल टू क्या हो रहा है, देखिए आप, x इक्वल टू हो रहा है लेमडा प्लस 1, y निकालिए, y इक्वल टू कितना हो रहा है, y इक्वल टू हो रहा है -3 लेमडा प्लस 2, एंड z इक्वल टू क्या हो रहा है, z इक्वल टू हो रहा है 2 लेमडा। ये हमने निकाल लिया एक तरह से x y z की वैल्यू। x y z की जो वैल्यू ये मिल गई हमारे पास, ये क्या है, ये एक तरह से ये फुट आपको मिल गया। ये x y z जो मिला है, x y z, ये हमें मिल गया फुट की वैल्यू, यानी कि फुट का जो कोऑर्डिनेट है वो हमें फाइंड हो गया। अब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, दिस इज द वैल्यू फॉर सम लैम्डा, ठीक है। ये निकल गया x इक्वल टू लेमडा प्लस 1, y इक्वल टू -3 लेमडा प्लस 2, z इक्वल टू 2 लेमडा, और ये किसी भी लेमडा के लिए फॉर सम लेमडा। तो अब यहाँ से आगे यदि मैं इसको प्रोसीड करूँगा तो क्या होगा कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से हमें x y z की वैल्यू मिल चुका है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं देखिए। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है किसी पर्टिकुलर लेमडा के लिए हमें मिला है, तो बोल सकते हैं कि दैट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को शॉर्टकट में लिखते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन, ओके। तो आप ये बोल सकते हैं इज लेमडा प्लस 1 यहाँ पे इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, लेमडा प्लस 1 -3 लेमडा प्लस 2 लेमडा, ओके, फॉर सम लेमडा। तो अब क्या हुआ कि हमें जो मिल गया, ये जो 3 आपको पॉइंट दिख रहे हैं, मतलब जो कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट्स किसका है, ये है परपेंडिकुलर के फुट का कोऑर्डिनेट। अभी फाइंड नहीं हुआ है, अभी ये लेमडा के फॉर्म में मिला है, अभी हमें फाइंड भी करना है, इसके लिए हम सेटिस्फाई कराएंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन को। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमने देखा है कि जो वो परपेंडिकुलर लाइन है, वो परपेंडिकुलर लाइन प्लेन को टच कर रहा है। तो आप खुद सोचिए, जब परपेंडिकुलर लाइन प्लेन को टच कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट अभी मिला है हमें, ये कोऑर्डिनेट ऑफ फुट, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फुट क्या करेगा, प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये लाइन, परपेंडिकुलर लाइन प्लेन के ऊपर टच कर रहा है, प्लेन को टच कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं as the perpendicular line touches the plane, okay, so the point, the coordinate will satisfy the equation of plane। तो अब क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं result as the perpendicular line touches the plane, so the coordinates of foot will satisfy
द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये होगा, क्या होगा कि प्लेन के इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो क्या होगा, अब यहाँ पे प्लेन का इक्वेशन आपका क्या था, x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 9। तो आप x के प्लेस पे पुट कर देंगे लैम्डा प्लस 1, y के प्लेस पे पुट कर देंगे माइनस 3 लैम्डा प्लस 2, इसी तरीके से z के प्लेस पे 2 लैम्डा। तो पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा x के प्लेस पे लैम्डा प्लस 1, राइट, लैम्डा प्लस 1 माइनस 3y, तो माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे माइनस 3 लैम्डा एंड प्लस 2z, तो 2z की जगह पे 2 लैम्डा एंड दैट इज इक्वल टू 9। एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं कुछ आपने मिस तो नहीं किया। तो हमने x के प्लेस पे लैम्डा प्लस 1 बिल्कुल सही, माइनस 3y, तो माइनस 3y के प्लेस पे आप चेक करके देख लीजिए, हमने माइनस 3y था तो माइनस 3 एंड y के प्लेस पे कितना डालना था, माइनस 3 लैम्डा प्लस 2, तो यहाँ पे माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 भी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्लस 2z, तो प्लस 2 और z के प्लेस पे कितना, z के प्लेस पे हमारा 2 लैम्डा, परफेक्ट हो गया। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो लैम्डा प्लस 1 माइनस यहाँ कैलकुलेट हो रहा है तो प्लस 9 लैम्डा माइनस 6 एंड प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 9। थोड़ा फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो ये देख लीजिए 9 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा कितना, 13 प्लस 1 14 लैम्डा एंड नंबर में देख लेते हैं, नंबर में कौन है हमारे पास, तो 1 माइनस 6 माइनस 5 उधर गया तो कितना होगा 14 हो गया। तो इस तरह से लैम्डा की वैल्यू हमारा कितना हो रहा है 1, ओके, 14/14 लैम्डा 1। तो लैम्डा की वैल्यू जो 1 आ गया, इससे हमें सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा। और लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए तो फुट हमें निकल जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट कितना निकल जाएगा ये फाइंड कर लेते हैं। फुट का कोऑर्डिनेट, फुट्स कोऑर्डिनेट ओके कितना होगा, तो फुट्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यदि 1 पुट कर देंगे तो ये जगह 1 + 1 तो 2 एंड 1 यहाँ पुट कर रहे हैं तो -3 + 2 2 -1 एंड 1 तो 2। ये जो कोऑर्डिनेट मिल गया 2 - 1 2, दिस इज़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट। तो चलिए फुट, तो अब यहाँ पे ये फुट का कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया। अब हम आराम से फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस। अब आप खुद सोचिए कि ये फाइनल स्टेज है। ओके तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सपोज करिए कि इस तरह से वो हो रहा है कि यदि कोई पॉइंट की बात करें कि मान लीजिए कि जो पॉइंट हमें गिवन था वो पॉइंट क्या गिवन था 1 2 0, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, ये हमें गिवन था 1 2 0, ओके। और यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी ऐसा प्लेन ले लीजिए, प्लेन ऐसा लिया, ऐसा प्लेन लिया और यहाँ पे एक पॉइंट है, फुट है यहाँ पर, और इस फुट का भी हमने निकाल लिया 2 - 1 2। ये है क्वेश्चन, इस तरह से कॉन्सेप्ट है, ये लेंथ निकालना है मुझे, तो इसको b मान लेते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, आराम से फाइंड कर दीजिए आप। डिस्टेंस जब ए बी निकालेंगे तो ए बी इक्वल टू फॉर्मूला लगा जाएगा, क्या हो जाएगा x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 होल स्क्वायर। जो हम लोग 2D में करते थे तो x और y होता था, 3D में कर रहे हैं हम, 3 डायमेंशनल का क्वेश्चन ही है। तो यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा डायरेक्टली। ये देख लीजिए हमने फुट निकाल लिया था, तो ये हो जाएगा, कोई भी ले लीजिए अब। तो यदि हम 2 - 1 लेते हैं, ओके, किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x1 - x2 को x2 - x1 ले लीजिए, रिजल्ट सेम ही है क्योंकि स्क्वायर करने पे प्लस ही होता है। तो 2 - 1 होल स्क्वायर -1 - 2 होल स्क्वायर, ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए हमने लिया 2 - 0 होल स्क्वायर, 2 - 0 होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो ये क्या हो जा रहा है 2 - 1 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, -1 - 2 कितना होता है, -1 - 2 होता है -3, तो -3 का स्क्वायर होगा कितना होगा 9, ओके, -1 - 2 -3, तो 9 हो गया। 2 - 0 2 is 4
तो फाइनल रिजल्ट आपके पास है 9 + 4 कितना होता है, 13 + 1 14, तो √14। तो ये √14 ये हम फाइंड क्या कर रहे थे, डिस्टेंस। तो आपको पता है एरिया निकालेंगे तो स्क्वायर यूनिट, और लेंथ या कुछ भी डिस्टेंस फाइंड करें तो यूनिट्स। तो ये हमारा फाइंड हो रहा है, और √14 में हम यूनिट्स लगाना नहीं भूलेंगे, यूनिट्स। दिस इज़ द फाइनल आंसर, दैट्स ऑल। तो अब एक क्वेश्चन बच रहा है, हम लोग उसको भी फिनिश करेंगे, और इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन खत्म। फिर हम और अदर सैम्पल पेपर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर है, उस पर मूव कर रहे हैं बहुत जल्दी, और आपको हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स फाइनली हम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर 1 का सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट वेटेड क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर देखिए कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको बोलते हैं या तो केस बेस्ड या डेटा बेस्ड। ओके, तो ये क्वेश्चन है इंश्योरेंस कंपनी पे बेस्ड है, इंश्योरेंस पर बेस्ड है। जब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको एक बड़ा सा डायग्राम भी आएगा, राइट। आपको मैं डायग्राम दिखा भी देता हूँ सो दैट आपको एक विजुलाइज हो जाए। आपको इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, ये यदि आप देख सकते हैं तो ये जो है डायग्राम ऐसा आएगा इंश्योरेंस कंपनी का। तो इस तरह से आपको जब क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में तो इस तरह से आएंगे, और आपको कई टाइप के क्वेश्चनस आते हैं, कभी इंश्योरेंस से आएगा, कभी शेयर मार्केट से आएगा, कभी कुछ भी। जैसे अभी आजकल आपने 2 साल से देखा है कोविड का बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ख़राब सिचुएशन था, तो उसमें कोविड के जो डेटा होती है, कोविड के केसेस की जो डेटा होती है, उनके बेसिस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ये समझते हैं कि केस बेस्ड क्वेश्चन होता है, या तो केस बेस्ड होता है या डेटा बेस्ड होता है। तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन 14 है कि एन इंश्योरेंस कंपनी बिलीव्स दैट पीपल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, दोज हु आर एक्सीडेंट प्रोन एंड दोज हु आर नॉट। यानी 2 ग्रुप में कंपनी लोगों को बांट रही है, एक जिसके ऊपर एक्सीडेंट का ज़्यादा खतरा होता है, दूसरा जिसके ऊपर एक्सीडेंट का खतरा कम होता है। ठीक है, प्रोन मतलब होता है, एक्सीडेंट प्रोन मतलब जिस पे खतरा ज़्यादा है, दूसरा जिस पे खतरा कम है। तो ये बोला गया है कि दोज हु आर एक्सीडेंट प्रोन एंड दोज हु आर नॉट। द कंपनीज statistics show that an accident prone person will have an accident at some time within a fixed 1 year period with probability 0.6। यानी एक probability आपको दे दिया है कि उसको डेटा statistics बताता है कि कोई भी person, okay, that an accident prone person, डेटा क्या बताता है, statistics show that an accident prone person will have an accident at some time within a fixed 1 year period, within a fixed 1 year period with probability 0.6, whereas this probability is 0.2 for a person who is not accident prone। यानी accident prone के लिए 0.6 probability है, और जो accident prone नहीं है उसके लिए 0.2 probability है। ये हमें दे दिया है। The company knows that कि 20% of the population is accident prone। यानी कि कंपनी को ये अलग से इंफॉर्मेशन है कि जो भी लोग हैं पॉपुलेशन का, उसका जो 20% है वो तो एक्सीडेंट प्रोन है ही, तो इज एक्सीडेंट प्रोन। अब बोल रहे कि बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ न्यू पॉलिसी होल्डर विल हैव एन एक्सीडेंट विद इन अ ईयर ऑफ परचेजिंग अ पॉलिसी। ओके, एंड सेकेंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सपोज दैट अ न्यू पॉलिसी होल्डर हैज़ एन एक्सीडेंट विद इन अ ईयर ऑफ परचेजिंग अ पॉलिसी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही और सी इज़ एक्सीडेंट प्रोन। तो यहाँ पर 2 तरह का क्वेश्चन पूछा गया। डेफिनेटली जाहिर सी बात है सेकेंड क्वेश्चन को देखने से पता चल ही रहा है ये बेस थ्योरम पर बेस्ड है, और जो फर्स्ट पार्ट है वो भी आपको एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बेस्ड है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इंश्योरेंस के ऊपर क्वेश्चन है, लाइक इंश्योरेंस कंपनी के पास डेटा है कि जो पॉपुलेशन के कुछ पार्ट जो एक्सीडेंट प्रोन होता है, कुछ एक्सीडेंट प्रोन नहीं होता है, उन पर बेस्ड है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम E1, E2, E ये सब सपोज करते हैं। तो लेट E1 इक्वल टू, ओके,
द पॉलिसी होल्डर इज एक्सीडेंट प्रोन, हमने ये सपोज कर लिया। E1 को मान लिया कि द पॉलिसी होल्डर इज एक्सीडेंट प्रोन, E2 इक्वल टू द पॉलिसी होल्डर is not accident prone, is not accident prone। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया। तो E1 हमारा एक्सीडेंट प्रोन, E2 नॉट एक्सीडेंट प्रोन, दो हमने कर लिया। और E हमको एक सपोज करना पड़ेगा नेक्स्ट, E इक्वल टू व्हाट, तो E हम सपोज करेंगे द न्यू पॉलिसी होल्डर, ओके, E इक्वल टू द न्यू पॉलिसी होल्डर हैज एन एक्सीडेंट within a year तो हमने सपोज किया द न्यू पॉलिसी होल्डर हैज एन एक्सीडेंट विद इन अ ईयर ऑफ परचेजिंग अ पॉलिसी, ये ले लिया। ठीक है, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में करने होते हैं, तो हमने ये सपोज कर लिया। और यहाँ पर हमें E1, E2, E ये तीन हेल्प करेगा फाइनल रिजल्ट को फाइंड करने में। तो फर्स्ट पार्ट पे अब आते हैं। जो फर्स्ट पार्ट हमें पूछ रहा था वो हमें पूछ रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ E। ओके, हमें यही तो फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द न्यू पॉलिसी होल्डर हैज़ एन एक्सीडेंट विद इन अ ईयर ऑफ परचेजिंग अ पॉलिसी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो होगा वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E2। ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है, और ये ध्यान रखना है कि इसके जो रिजल्ट्स हम फाइंड कर देंगे तो कैसे होगा। E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या था, अब याद करिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 था, हमने सपोज किया था कि पॉलिसी होल्डर इज एक्सीडेंट प्रोन। तो एक्सीडेंट प्रोन पे यदि आप जाते हैं तो कंपनी को डेटा था कि 20% तो एक्सीडेंट प्रोन था उसके नज़र में, उसके पास जो स्टैटिस्टिक्स था, डेटा था। तो 20/100 E1, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 20/100, 20% मतलब 20/100। अब ये प्रोबेबिलिटी E बाई E1 का मतलब ये होता है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन E1 हैज़ अकर्ड। तो E1 मतलब एक्सीडेंट प्रोन, और ये हमारा E हो गया दिस वन, द न्यू पॉलिसी होल्डर हैज एक्सीडेंट विद इन अ ईयर ऑफ परचेजिंग पॉलिसी। तो E बाई E1 का कनेक्टेड है। तो ये भी आपको डेटा में चेक करिए, जो हमारे पास डेटा है उसमें जाएंगे तो वो 0.6 हमें गिवन है इसका, जो एक्सीडेंट प्रोन वाला डेटा था। तो 0.6 मतलब 6/10 प्लस E2 की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 में आते हैं। तब आप खुद सोचिए, जब ये हमारा जब कंपनी के पास ये है डेटा कि 20% हमारा एक्सीडेंट प्रोन है, तो 100 - 20 दिन 80% जो होगा वो E2 के लिए आ जाएगा। तो 80/100। अब आते हैं E बाई E2, तो यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन E2 हैज़ अकर्ड। तो यहाँ पर ये नॉट एक्सीडेंट प्रोन वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर ये कंपनी के पास डेटा था, डेटा कितना था तो याद करिए 0.2 था। तो 0.2 मीन्स 2/10। ओके, तो अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैंसिल यदि कर दें तो 0 से 0 कैंसिल, एंड ये हो गया 2 × 6 ओवर 10 × 10। फिर यहाँ भी 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 8 × 2 ओवर 10 × 10। यदि इसको सॉल्व करें तो 6 × 2 = 12/100,
इजी कैलकुलेशन है। 16/100 ये फाइनली देख लीजिए, ये आपके आ रहा है 28/100, फाइनली आ रहा है 0.28। ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। चेक करके देख लेते हैं। तो 0.28 जो है हमारा ये फाइनल आंसर है। इसको यदि हम फ्रैक्शन में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। फ्रैक्शन में आपका कितना आ रहा है देखिए, यदि मैं फ्रैक्शन में लिखता तो फ्रैक्शन में होता ये आपका 14/50 एंड 7/25। 7/25 ये फ्रैक्शन में भी हो सकता था, तो हम या तो 7/25 लिखेंगे या 0.28 लिखेंगे, सेम है। तो बस सेकेंड पार्ट में देखिए स्टूडेंट, जो हमें फाइंड करना है, इसका जो सेकेंड पार्ट है मुझे क्या फाइंड करना है, तो सेकेंड पार्ट डायरेक्टली बेस थ्योरम पर बेस्ड है। ओके, तो बेस थ्योरम हम यूज़ करेंगे। बाय बेस थ्योरम, बेस थ्योरम पर एक क्वेश्चन जरूर आता है और आपको इस बार भी आएगा ही आएगा 7 जून को। तो प्लीज़ बेस थ्योरम को आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो बाय बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें फाइंड क्या करना है, E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E, ये मुझे फाइंड करना है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमें फाइंड करना है। E1 हम किसको माने थे, द पॉलिसी होल्डर इज एक्सीडेंट प्रोन, तो आपको उसी का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। जबकि E आपको गिवन है, ऑलरेडी उसमें गिवन कंडीशन दिया हुआ है कि द न्यू पॉलिसी होल्डर हैज़ एन एक्सीडेंट विद इन ईयर ऑफ परचेजिंग अ पॉलिसी। तो ये हमें ये फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आप इसको फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये हम पहले फर्स्ट पार्ट में सॉल्व भी किए थे, एंड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E, राइट। तो ये आपको फॉर्मूला लगा दिया बेस थ्योरम का। तो अब यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमने निकाला भी था, इसे कुछ देर पहले निकाला था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब एक्सीडेंट प्रोन, तो एक्सीडेंट प्रोन वाले का हम वैल्यू निकाले थे, कितना निकला था आप याद करिए, 20/100 निकाले थे हम लोगों ने, 20/100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1, ये भी हमने फाइंड किया था। E/E1 मतलब एक ये हुआ कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये भी, तो हम E का निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी एंड E1 इज़ ऑलरेडी गिवन। तो ये जो मेरा था वो E1 यानी एक्सीडेंट प्रोन से कनेक्टेड है, तो वो हमारे पास था कितना, वो हमारे पास था 0.6, यानी उसका प्रोबेबिलिटी तो 6/10, ये दोनों हमने डाल दिया। एंड डिनोमिनेटर में अभी देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो है हमने फर्स्ट पार्ट में, इससे पहले जो मैंने सॉल्व किया था फर्स्ट पार्ट में हम कर चुके हैं। तो हम न्यूमरेटर तो कर लिए, डिनोमिनेटर में है प्रोबेबिलिटी ऑफ E, हमने फर्स्ट पार्ट में इसकी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं और वो था 28/100। तो डिनोमिनेटर में हमारा आ गया 28/100, बिकॉज फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट हम सेकेंड पार्ट में यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना बहुत ईजी है। ऊपर में आप देखिए कि यानी फाइनल रिजल्ट जो हमारा ये आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है हमारा, तो ये हमारा कितना निकल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E वहाँ पे हो रहा है 20/100 to 6/10, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल होगा तो 100/28, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 10 से 20 कट गया 2 ज़ा, तो फाइनली रिजल्ट जो हमारा आ रहा है ये आ रहा है 6 2 ज़ा 12/28, दैट इज फाइनली ये आपका आ जाएगा 3/7। दिस इज द आंसर, दैट्स ऑल। तो 3/7 जो आया ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर है। और मैं यहीं से आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर 1 को इस तरह से ख़त्म कर लिया, फाइनली एंड हो गया। अच्छा, एक बात और है कि हमने सिर्फ 14 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, हमने 18 क्वेश्चन सॉल्व किए। और हमने सिर्फ 18 क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं किए, हमने मोर देन 100 क्वेश्चन सॉल्व किए। कैसे? तो मैंने जहाँ जहाँ पे जो जो थ्योरी था, जिस जिस चैप्टर का जो जो कॉन्सेप्ट मुझे दिख रहा था,
तो मैंने आपको एक एक लॉजिक डिटेल में बताया है, चाहे वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो, चाहे वो इनडेफिनिट इंटीग्रल हो, चाहे डेफिनिट इंटीग्रल हो, चाहे वो वेक्टर हो, चाहे वो 3D हो, चाहे प्रोबेबिलिटी हो। तो मैंने ट्राई किया कि कम टाइम में आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन के हेल्प से बहुत डीप में समझाएं, तो मैंने समझाया। बट हाँ, स्टिल मैथ्स बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, मैथ्स में बहुत ज़्यादा वैरायटी होता है, वेरिएशन होता है। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन तो एक सैम्पल पेपर से हमें सिर्फ आइडिया मिल गया, और हमने एक तरह से एक सैम्पल पेपर से 18 क्वेश्चन कर लिए, 18 क्वेश्चंस कर लिए। 18 क्वेश्चंस में मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ज़रूर होंगे जो आपको सेम टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे एग्ज़ाम में, और या तो फिर डिजिट आपको चेंज करके देगा। तो आप इनको पूरा 18 के 18 क्वेश्चंस को खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, और हम आपको आज ही के दिन फिर बहुत सारे इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर विद सॉल्यूशन और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो टारगेट 40 आउट ऑफ 40 के लिए काम करना है, और आप लोगों को आपके एग्ज़ाम को सुपरहिट बनाना है। तो इस तरह से आलोक सर को आप लोग मनोबल देते रहिए। हम यही चाहेंगे कि आप लोग हमारे इस जो वीडियोज़ है इसको लाइक दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, कमेंट्स दें, अपने सजेशन दें, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि आप यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको सारे वीडियोस मिलने वाले हैं और जल्दी से मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी कि मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि अब मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट जेई मेन, जेई एडवांस, जितने भी 2023 के लिए एग्ज़ाम्स देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम उनके लिए भी मैथमेटिक्स बैच तैयार कर रहे हैं, जेई बैच तैयार कर रहे हैं, जेई मेन बैच, जेई एडवांस बैच। तो उस बैच का नाम होगा चैम्पियन बैच, और हम लोग वो तैयार करने वाले हैं। तो बहुत जल्दी आप लोगों को वो सर्विस मिलेगा, वो टीचिंग मिलेगा, मैथमेटिक्स फॉर IIT जेई, और उसका अलग से हम आपको और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सबसे पहले तो चलिए 7 जून को हिट बनाते हैं, सुपर हिट बनाते हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और सजेशन भी दीजिए, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूलाज जो है वो भी हम आपको शेयर करेंगे कि कैसे हम क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में कई फार्मूला है जो हमें कभी कभार कन्फ्यूज़न करता है। √a² - x², √x² + a², और कई बार 1/, में रूट आ जाता है, कई बार 1/, में विदाउट रूट आता है। तो ये सारे हम आपको एक वीडियो बना रहे हैं। उस वीडियो में मैं आपको इंटीग्रेशन के जितने भी कन्फ्यूज़न वाले फार्मूला है उसको भी ले लेंगे, सो दैट आपका ये टॉपिक भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और एक बार फिर से मैं बोल दूं कि पेपर में आप सेक्शन C से स्टार्ट करिए, डेफिनेटली आपका पेपर टाइम पे हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो सेक्शन C पहले करें, फिर सेक्शन B, सेक्शन A, यानी उल्टा ऑर्डर में चलना है, तो आपके सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।